नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें, जिसके अंतर्गत हम कक्षा 8 विज्ञान विषय की किताबें हम पढ़ रहे हैं। अभी तक 5 चैप्टर हमारे पूरे हो चुके हैं। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 पौधों में जनन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हमारी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसका अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो हमें प्रत्येक एग्जाम में एक आधार प्रदान करती है। और काफ़ी ऑथोराइड बुक्स हैं ये सभी, तो इनका अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, इस चैनल पर हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 6 से 10 तक की सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की सभी बुक्स का अध्ययन करेंगे। अगर आप इन सभी बुक्स का हमारे साथ में अध्ययन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो का अंत तक पूरा देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। चैप्टर नंबर 6 पौधों में जनन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। सामान्य ज्ञान विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं पौधों में जनन। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने 5 वीडियो पहले वाले नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो वहां से आप सभी वीडियो को जरूर देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जिससे कि आप शुरू से लेकर अपने सभी चैप्टर्स कवर कर सकें। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जनन है उसके प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे इस पृथ्वी पर प्रत्येक जीव जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वह पौधा हो या जंतु। इसलिए अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपनी संतान समान ही संतति पैदा करता है। सजीवों का अपने समान ही संतति को उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। तो यहाँ से ये परिभाषा आपको खासतौर से याद रखनी है कि जनन किसे कहते हैं। तो सजीवों का अपने समान ही संतति को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो जनन कहलाती है। सजीवों में यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है ताकि उसकी जातियों का अस्तित्व तथा निरंतरता बनी रहे। पादपों में जनन की विधियां निम्नलिखित हैं। तो पादपों में कौन कौन सी विधियों से जनन की प्रक्रिया होती है? तो सबसे पहले कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और अनिषेक जनन। तो 4 विधियों से पादपों में मुख्य रूप से जनन की प्रक्रिया होती है। कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, और साथ में अनिषेक जनन। इन सभी के बारे में विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे आगे यहाँ पर। तो सबसे पहले है कायिक जनन। कायिक जनन क्या होता है? तो बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य कायिक भाग से परिवर्धित होकर नए पौधे के बनने की प्रक्रिया को कायिक जनन कहते हैं। तो ये याद रखना है, कायिक जनन किसे कहते हैं? बीज के अलावा, यानी कि बीज के अतिरिक्त अगर हम पौधे के किसी दूसरे भाग से पौधे को उगाते हैं तो इस पौधे को उगाने की जो प्रक्रिया है वो कायिक जनन कहलाती है। कायिक जनन से बनने वाले पौधे अपने पैतृक पौधे के समान ही गुण वाले होते हैं, यानी कि जिस पौधे से हमने वो भाग लिया है उसी के गुण है वो नए पौधे में भी आ जाते हैं। तो ये जो नया पौधा है वो कलोन कहलाता है। जैसे कि देखें तो आलू, घास, प्याज, अरबी, अदरक, चमेली आदि ये सभी है वो कायिक जनन के द्वारा उगाए जा सकते हैं, और इनमें इसके जैसे पुराने जो पौधा है उसके जैसे ही गुण पाए जाते हैं। इसी प्रकार अन्य और पादप देखें तो ब्रायोफिल्म यानी कि पत्थर चट्टा भी है वो पत्तियों से उगाया जा सकता है। कैक्टस तने से उगाया जा सकता है। डहेलिया है वो जड़ से उगाया जा सकता है। तो इस प्रकार यानी कि इन नए पादप का जन्म होता है अलग अलग भागों से। कायिक जनन के लाभ अगर हम देखें तो कायिक जनन के लाभ के अंतर्गत इससे पादप कम समय में ही विकसित हो जाता है। इससे पादप से पुष्प व फल कम अवधि में ही प्राप्त हो जाते हैं। इसमें नवीन पादप एक ही जनक से प्राप्त होते हैं। इससे आनुवंशिक के समरूप पौधे उगते हैं, जिससे कि पैतृक लक्षण संरक्षित रहते हैं। तो ये था कायिक जनन। उसके बाद दूसरी जो विधि आती है वो अलैंगिक जनन की आती है। इस विधि में नए जीव की उत्पत्ति एक ही जनक से होती है। नए जीव की जो उत्पत्ति है वो एक ही जनक से होती है। इस प्रकार के जनन में युग्मकों का संलयन नहीं होता। तो इस प्रकार में युग्मकों का संलयन नहीं होता है। कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। तो ये याद रखना है, कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो समान बनी रहती है। अलैंगिक जनन
निम्नलिखित विधियों से होता है। तो कौन कौन सी विधियां हैं तो वो भी देख लेते हैं हम यहाँ पर आगे। तो सबसे पहले मुकुलन विधि। मुकुलन विधि के अंतर्गत हम यीस्ट के पाउडर को जल तथा शक्कर में मिलाकर कुछ देर गर्म जगह पर रखने पर नई यीस्ट कोशिकाएं हमें दिखाई देने लग जाती हैं। तो ये यीस्ट कोशिका से छोटे छोटे बल्ब के रूप में मुकुल बनती हैं। तो यानी कि इससे छोटे छोटे बल्ब के रूप में यहाँ पर मुकुल बनते हुए हमें दिखाई देती हैं। मुकुल है वो धीरे धीरे वृद्धि करते हैं, बढ़ने लग जाती है, और जब यह जनक से अलग होती है तो नई यीस्ट कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। और जनक कोशिका से जब यह अलग होती है तो नई यीस्ट कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। तो यह अलैंगिक जनन कहलाता है। उसके बाद अगली विधि है विखंडन। इसके अंतर्गत शैवाल अनुकूल परिस्थितियों में खंडन के द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं। तो शैवाल को अगर देखें तो अनुकूल परिस्थितियों में जो खंडन के द्वारा तेजी से बढ़ने लग जाते हैं शैवाल, एवं इसके प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके एक नए शैवाल का निर्माण करता है। खंडन यानी कि टूट जाता है और टूट कर यह तेजी से वृद्धि करते हैं और एक प्रत्येक जो टुकड़ा है वो नए शैवाल का निर्माण करता है। उदाहरण के रूप में देखें तो यहाँ पे स्पाइरोगाइरा प्रमुख उदाहरण है शैवाल में विखंडन विधि के द्वारा वृद्धि करने में। उसके बाद में अगला है बीजाणु निर्माण। ब्रेड के टुकड़ों को अगर नमी में रखा जाता है तो कुछ समय पश्चात ही डबल रोटी पर रुई के जाले के समान कवक उगाते हैं, जिसे फफूंद भी कहते हैं। डबल रोटी पर रुई के समान फैले हुए कवक में काले व भूरे रंग की बीजाणु धानियों में बीजाणु दिखाई देते हैं। ठीक है, काले और भूरे रंग की बीजाणु धानियां बन जाती हैं जिसमें हमें बीजाणु दिखाई देते हैं। जब यह बीजाणु मुक्त होते हैं तो वायु में तैरते हैं। ठीक है, और हल्के होने के कारण काफी दूर तक चले भी जाते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में एक कठोर आवरण अपने चारों ओर बना लेता है। तो यहाँ पर यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक जो बीजाणु जो हवा में फैला है वो जहाँ पर उच्च तापमान और निम्न आर्द्रता की प्राप्ति करता है, जैसी जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उसमें एक कठोर आवरण अपने चारों ओर बना लेता है। अनुकूल परिस्थितियां आते ही बीजाणु है वो अंकुरित हो जाता है और नए कवक तंतु में विकसित हो जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित होकर नए कवक तंतुओं में विकसित हो जाते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण देखें तो म्यूकर, राइजोपस दो प्रमुख ऐसे उदाहरण हैं जो कि बीजाणु निर्माण के अंतर्गत उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार का जो जन्म सामान्यतः निम्न वर्ग के सजीवों जैसे कि शैवाल, कवक, मांस, फर्ण आदि में होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अगली जो विधि देखें तो उसमें है लैंगिक जनन। इसके अंतर्गत धतूरे के पुष्प में उसका बाहरी चक्र हरी पत्तियों के सदृश्य संरचनाओं का बना होता है। एक धतूरे का पुष्प अगर हम देखें तो उसका जो बाहरी चक्र है वो हरी पत्तियों के समान संरचनाओं का बना होता है और इसे बाह्य दल पुंज कहा जाता है। इस बाहरी जो हरी पत्तियों का जो चक्र है इसको दलपुंज कहते हैं, बाह्य दलपुंज कहते हैं। और इसका एक सदस्य बाह्य दल होता है, एक सदस्य को बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दलपुंज के बाद भीतर सफेद पत्तियों का सुंदर सा चक्कर दलपुंज कहलाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हरी पत्तियों के बाद में अगर हम देखें तो अंदर सफेद पत्तियों का एक सुंदर सा चक्कर होता है जिसे दलपुंज कहते हैं। ठीक है, इसका एक सदस्य दल कहलाता है। ये दोनों चक्र पुष्प के सहायक चक्र हैं। ये दोनों ही चक्कर बाह्य दलपुंज और दलपुंज है वो दोनों ही क्या है, सहायक चक्र कहलाते हैं। ये जनन प्रक्रिया में पुष्प की सहायता करते हैं। दलपुंज के अंदर पुष्प के जनन अंग पाए जाते हैं। दलपुंज के अंदर का क्या पाए जाते हैं, पुष्प के जो जनन अंग हैं वो दलपुंज के अंदर पाए जाते हैं। इसमें पुकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग होते हैं। तो ये याद रखना है आपको। धतूरे के पुष्प के अंदर जो दलपुंज है उसके अंदर में पुकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर है वो मादा जनन अंग होते हैं। एक लिंगी पुष्प, ऐसे पुष्प जिनमें पुकेसर और अथवा स्त्री केसर
में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो मक्का, पपीता, ककड़ी आदि ऐसे पौधे हैं जिसके अंतर्गत जिसमें एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। उसके बाद देखें तो द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प में ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों जननांग उपस्थित होते हैं द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो सरसों, गुलाब, पिटूनिया और धतूरा आदि ऐसे पादप हैं जिसमें द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। पुंकेसरों में परागकोश पाए जाते हैं, ये याद रखना है। पुंकेसरों में परागकोश पाए जाते हैं जिसमें असंख्य परागकण भी निर्मित होते हैं। परागकोश किसमें पाए जाते हैं? पुंकेसरों में पाए जाते हैं और इसमें असंख्य परागकण निर्मित होते हैं। परागकणों में अंकुरित होने से इनमें नर केंद्रकों का निर्माण होता है, तो ये भी याद रखना है। परागकणों के अंकुरित होने से इनमें नर केंद्रकों का निर्माण होता है। स्त्री केसर में देखें तो स्त्री केसर में क्या पाए जाते हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड हो सकते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड निर्माण बीजांड में होता है, तो यहाँ पे मादा युग्मक बोलें या फिर अंड निर्माण है वो बीजांड में होता है, जिससे कि पादप का फिर निर्माण होता है, आगे पादप में वृद्धि होती है। उसके बाद अगर देखें तो जो चौथी विधि है अनिषेक जनन। जब पौधों में बिना निषेचन के ही अंडाशय सीधा फल में परिवर्तित हो जाता है तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। यानी बिना किसी निषेचन के ही अंडाशय सीधा फल में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। इस प्रकार बने फल में बीज नहीं होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनिषेक जनन में बनने वाला जो पौधा है, फल है, उसमें बीज नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि केला है, अंगूर आदि अनिषेक जनन से उत्पन्न होते हैं। उसके बाद आगे हम देखें परागण। परागण क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा अपन वीडियो को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक यह वीडियो पहुंच सके, उनको भी यह वीडियो पसंद आए, वो भी अपनी तैयारी को अच्छा और बेहतर बना सके। तो अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे परागण। परागकण हल्के होने के कारण जल, वायु, कीटों या जंतुओं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। पुष्प पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब यह कीट अन्य पुष्पों पर बैठते हैं तो परागकण उस पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। किसी भी माध्यम से परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। तो ये याद रखना है, परागण किसे कहते हैं? किसी भी माध्यम से, चाहे वो जल के द्वारा हो, वायु के द्वारा हो, कीटों या जंतुओं के द्वारा हो, किसी भी माध्यम से परागकण जब परागकोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे परागण कहते हैं। अब परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। तो स्वपरागण क्या होता है? जब परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो परागण की यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। उदाहरण देखें तो मटर और टमाटर में स्वपरागण की प्रक्रिया पाई जाती है। इसके बाद आगे देखें तो परपरागण। परपरागण क्या होता है? जब एक पादप के पुष्प से परागकण उसी प्रजाति के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं या पहुंचते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। यानी कि जब एक पादप के पुष्प से परागकण उसी प्रजाति के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं या वहां पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया है वो परपरागण कहलाती है। उदाहरण देखें तो यहाँ पे गुलाब और पोपी ऐसे पादप हैं, या फिर ऐसे भी और भी बहुत सारे पादप हैं जिसमें परपरागण की प्रक्रिया पाई जाती है। आगे देखें निषेचन। तो निषेचन क्या होता है? तो परागकण
परागण की प्रक्रिया के द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचकर अंकुरित होते हैं। तो ये याद रखना, परागकण होते हैं वो परागण की प्रक्रिया के द्वारा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं और फिर अंकुरित हो जाते हैं। परागकण के अंकुरण से पराग नली बनती है। तो यहाँ पे परागकण के अंकुरण से पराग नली का निर्माण होता है, ये याद रखना है। परागकण का जब अंकुरण होता है तो पराग नली बनती है जो वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक वृद्धि कर अंडाशय में स्थित जो बीजांड है वहां तक पहुंच जाती है। तो इसी नलिका के द्वारा वर्तिका से होते हुए यह अंडाशय तक और अंडाशय में बीजांड तक पहुंचती है। पराग नली में स्थित नर केंद्रक बीजांड में स्थित अंड कोशिका से संयोजित हो जाते हैं। तो पराग नली में स्थित जो नर केंद्रक बीजांड है, बीजांड में स्थित जो अंड कोशिका से संयोजन कर लेते हैं। इस प्रकार नर केंद्रक के मादा केंद्रक अर्थात अंड कोशिका के संयोजन की जो प्रक्रिया है उसको निषेचन कहते हैं। तो ये परिभाषा में याद रखनी है। नर केंद्रक के मादा केंद्रक यानी कि अंड कोशिका के साथ में संयोजन की जो प्रक्रिया है वो निषेचन कहलाती है। निषेचन के द्वारा एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। यह युग्मनज आगे विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। इस प्रकार निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज व अंडाशय से फल का निर्माण होता है। तो ये भी याद रखना है, निषेचन के बाद में बीजांड से बीज का और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। फल के उपयोग के पश्चात बीज अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करते हैं या नए पादप में बदल जाते हैं। सुविकसित पौधे के इस प्रकार संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वह लैंगिक जनन कहलाती है। तो सुविकसित पौधे के इस प्रकार जो संतति अन्य संतति उत्पन्न होती है उस प्रक्रिया को ही क्या है, लैंगिक जनन कहते हैं। एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, ये महत्वपूर्ण तथ्य है और इस तथ्य को याद रखना है। एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित होता है, ये याद रखना है। भ्रूणपोष त्रिगुणित पाया जाता है, जबकि यहाँ पर जो अन्य पौधे हैं उसमें द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। आगे देखते हैं यहाँ पर फल और बीज का विकास। फल और बीज का विकास निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बीज में एक भ्रूण पाया जाता है जो अंकुरण के पश्चात नए पादप के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे बीज में एक भ्रूण पाया जाता है जो अंकुरण के बाद में नए पादप के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, जिससे कि नए पादप का निर्माण होता है। आगे देखें तो महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये और इनको बहुत ही याद रखने की जरूरत है, बहुत बार पूछे भी जा सकते हैं एग्जाम में। तो सबसे बड़ा जो पुष्प है वो रैफलिसिया है, ये याद रखना है। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रैफलिसिया। सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया, ये दोनों को याद रखना है। सबसे बड़ा पुष्प रैफलिसिया और सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। सबसे बड़ा बीज लोडोइसिया और सबसे छोटा बीज है वो ऑर्किड है, ये याद रखना है। सबसे बड़ा बीज लोडोइसिया और सबसे छोटा बीज ऑर्किड। ये तथ्य हैं जो ये एग्जाम में पूछे जाने वाले होते हैं और यहीं से एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं। अगला है फल। फल का निर्माण अंडाशय में होता है, अर्थात परिपक्व अंडाशय ही फल कहलाता है। जो अंडाशय पूर्ण तरह से परिपक्व हो जाता है तो फल का रूप धारण कर लेता है, तो परिपक्व अंडाशय को ही फल कहा जाता है। परिपक्व अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है। फल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखते हैं। एक होता है सत्य फल, जिसको वास्तविक फल कहते हैं। यदि फल के बनने में केवल अंडाशय ही भाग लेता है तो उसे सत्य फल कहते हैं। केवल अंडाशय ही फल के निर्माण में भाग लेता है तो उसी फल को सत्य फल कहते हैं, जैसे कि आम। दूसरा है असत्य फल यानी कि आभासी फल। कभी कभी अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे कि पुष्पासन, बाह्य दल इत्यादि भी फल बनाने में भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल या आभासी फल कहते हैं। जैसे कि सेब, नाशपाती में पुष्पासन फल निर्माण में भाग लेता है, तो इसमें पुष्पासन है वो फल के निर्माण में भाग लेते हैं, इसीलिए सेब और नाशपाती है वो आभासी फल कहे जाते हैं। आगे देखें तो समस्त फलों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? सरल फल,
जब किसी पुष्प के अंडाशय से केवल एक ही फल बनता है तो उन्हें सरल फल कहते हैं, जैसे कि आम है, गेहूं है, और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसे सरल फल के रूप में रखा जाता है, जिसमें अंडाशय से केवल एक ही फल बनता है। पुंज फूल, जब एक बहुअंडपी पुष्प के वियुक्तांडपी अंडाशय से अलग अलग फल बने परंतु समूह के रूप में रहे तो उन्हें पुंज फल कहते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, इसके साथ में ही अनार है। तो ऐसे जो पौधे हैं जो पुंज में जिसके जो फल हैं वो एक समूह के रूप में लगते हैं, वो पुंज फल कहलाते हैं। उसके बाद आता है संग्रहित फल। संग्रहित फल, जब एक संपूर्ण पुष्पक्रम के समस्त पुष्प फल निर्माण में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर संपूर्ण पुष्पक्रम के जो समस्त पुष्प हैं या फूल हैं वो फल के निर्माण में भाग लेते हैं, तो इस प्रकार बनने वाला जो फल है वो संग्रहित फल कहलाता है। उदाहरण देखें तो शहतूत है, कटहल है आदि है जो क्या है, जो संग्रहित फल के रूप में जाने जाते हैं। आगे है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता के अंतर्गत एक ही पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को आनुवंशिकी कहते हैं। तो ये तथ्य याद रखने बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों के स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है उसको आनुवंशिकी कहते हैं। सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के, तो ये भी याद रखना किस पौधे पे, मटर के पौधे में विभिन्न गुणों के आधार पर आनुवंशिकी के प्रयोग किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आनुवंशिकी के क्षेत्र में मेंडल के योगदान के कारण इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण थे यहाँ पर, आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, याद रखना है। मेंडल ने मटर के पौधे पर किए गए आनुवंशिकी प्रयोगों के निष्कर्ष के आधार पर आनुवंशिकता के निम्नलिखित नियम प्रतिपादित किए। कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए, बहुत ही महत्वपूर्ण है और याद भी रखने हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण नियम है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 महत्वपूर्ण नियम दिए हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। महत्वपूर्ण तथ्य है और याद रखने हैं। तो दोस्तों ये था बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 6 पौधों में जनन। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।